नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बार फिर चेतावनी दे दी। चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट मीन बिजनेस। आज 15 मार्च को सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ बैठी। वो इलेक्शन कमीशन के पास वो डेटा पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ था। जब एसबीआई ने एप्लीकेशन लगाई कि हमको 3 महीने का समय चाहिए, तो उस सुनवाई के दौरान सीजीआई ने, संविधान पीठ ने ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन के पास से जो डेटा अवेलेबल है और जिसको चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सील कवर एनवलप में दिया है, उस सील कवर एनवलप को खोल के वो डेटा भी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दे। और साथ ही में एसबीआई को कहा कि वो 12 मार्च तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई को कि 12 मार्च तक, एक दिन का टाइम है, 12 मार्च तक आप सारा डेटा दीजिए। और चुनाव आयोग को कहा था कि आप उसको 15 मार्च तक शाम 5 बजे से पहले सारा डेटा चिपका दीजिए अपनी वेबसाइट पे। तो चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही 14 मार्च को ही वो डेटा रिलीज कर दिया जो एसबीआई से मिला था। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि साहब, हमारा डेटा तो हम आपको दे चुके हैं, हमने इसकी कोई कॉपी नहीं रखी, जो हमको जैसा मिला था हमने वैसा ही एनवलप में डाला और आपको दे दिया। अब हमें वो आप दीजिए तो हम उसकी कॉपी करके उसको लगाएं। तो आज उस मामले में सुनवाई हो रही थी। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो संविधान पीठ के सामने सीजीआई ने पूछा, एसबीआई कहाँ है, एसबीआई क्यों नहीं मौजूद है? तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारत सरकार के हैं, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, एसबीआई तो पिछले वाले मामले में पार्टी था नहीं, एसबीआई ने सिर्फ एप्लीकेशन लगाई थी समय ज़्यादा मांगने की, इसलिए आज एसबीआई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमने कहा है तो एसबीआई को होना चाहिए था। तो खैर, तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब, मैं एसबीआई को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट हुआ हूँ, मैं उनको अपीयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अदालत आदेश देने से पहले एसबीआई को एक मौका दे, कम से कम एक मौका दे। तो इस तरीके से तुषार मेहता ने थोड़ी सी एसबीआई को एक राहत, टेम्परेरी राहत ये कहिए, बचा लिया। लेकिन तुषार मेहता जी की वजह से बच गया एसबीआई और उसको एक हफ्ते का टाइम मिल गया। 18 मार्च तक का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि 18 मार्च तक एसबीआई अपनी पोजीशन स्पष्ट करे और वो दे, वो जानकारी दे। सीजीआई साहब ने कहा है कि हम एसबीआई को नोटिस दे रहे हैं। एसबीआई को वो जो बॉन्ड है जिसकी जानकारी एसबीआई ने 2 सूची में दी है, जो 627 पन्नों की लंबी सूची है, उससे काफ़ी हद तक जानकारी तो मिल गई। लेकिन जो असली सवाल है, जो डोनर ने इलेक्शन बॉन्ड खरीदा चंदा देने के लिए और उसने किसी राजनीतिक पार्टी को दिया, अब ये मैच नहीं हो पा रहा कि ए डोनर ने अगर 1 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा तो उसने बी पॉलिटिकल पार्टी को दिया या सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया या डी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। मिले सबको है, पूरे देश के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई आपको डेटा देना पड़ेगा, आपको बॉन्ड नंबर बताना पड़ेगा। हमने कहा था आपके पास मौजूद है तो आप बॉन्ड नंबर बताइए, आप बॉन्ड नंबर के साथ दीजिए ताकि उसको मैच कराया जा सके। तो अब एसबीआई तो फंस गया, होशियारी तो कर दी एसबीआई ने उस वक्त, अब तो देना पड़ेगा एसबीआई को, बॉन्ड नंबर भी देना पड़ेगा। उसके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। तो तब जाकर के कहीं ये जो पूरी बहस, ये जो पूरा मामला सामने आया है देश में, जिसमें अभी बवंडर मचा हुआ है, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, मीडिया तमाम कयास लगा रहा है, बहुत सारे नाम सामने आ गए हैं, आंकड़े सामने आ गए हैं, बताया जा रहा है। अब ये कुछ हद तक तो सही है, जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है या जिसको कहा जाता है परिस्थितिजन्य, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक है। भाई 2 और 2 4 होते हैं, बड़ी सीधी बात है। लेकिन ये अभी लीगली कंफर्म्ड फैक्ट नहीं माना जा सकता जब तक कि ये जो नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, यूनिक नंबर जिसको बोल रहे हैं, बॉन्ड के ऊपर जो एक ऐसी इंक से लिखा गया है, अल्फा न्यूमेरिक कोड उसको बोलते हैं, जिसको अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उसी से देखा जा सकता है। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो की है, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है पूनम अग्रवाल, उन्होंने 2018 में ये बॉन्ड खरीदा था। जब ये योजना लागू हुई थी 2017 में, तो उस वक्त वो क्विंट वेबसाइट है, क्विंट वेबसाइट में काम करती थी पूनम अग्रवाल, और उन्होंने एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस बात को परखने के लिए कि सरकार जो ये दावा कर रही है कि दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखी जाएगी ताकि वो इलेक्शन बॉन्ड के जरिए पैसा राजनीतिक दलों को दे सकें और काले धन का जो चलन है चुनाव में, चुनाव व्यवस्था में, उससे रोका जा सके, पारदर्शिता है। ये असल में जब ये योजना लाई गई थी 2017 में, अरुण जेटली जी
जी द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और उसमें ये कहा गया था कि इससे चुनाव के अंदर काले धन का प्रयोग रुक जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया, कम से कम ऐसा मैसेज नहीं किया, और जो ये पूरा बवंडर है वो उसी लिए खड़ा हुआ। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल घोषित कर दिया, योजना पर रोक लगा दी, बचे हुए पैसे को वापस करना पड़ेगा, और जो अब तक मिला है दान राजनीतिक दलों को दिया है अलग अलग कारपोरेट्स ने, इंडिविजुअल ने, उसका ब्यौरा अब देश के सामने आ गया है। लेकिन अभी पेच जो फंसा हुआ है कि ये तो मालूम चल गया कि कितने पैसे आए, ये भी मालूम चल गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने पैसे लिए, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस डोनर से लिए, ये अभी कयासों के घेरे में चल रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कुछ कुछ तीर तो निशाने पे हैं, लेकिन उसे सप्रमाण विद एविडेंस नहीं कहा जा सकता, और फिर उसके बाद ही असल में देश इस नतीजे पे पहुंच सकता है, हम और आप एज ए वोटर, हम और आप एज ए सिटीजन इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उसने कहीं कोई अनहोली गठजोड़, अनैतिक गठजोड़ किसी डोनर के साथ तो नहीं कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी डोनर ने, किसी कॉरपोरेट डोनर ने, किसी इंडिविजुअल डोनर ने किसी अवांछित, ठीक है, इलीगल, अनैतिक लाभ के लिए राजनीतिक चंदे का इस्तेमाल तो नहीं किया, क्योंकि इस बॉन्ड पर टैक्स रिबेट भी मिलती है। तो ये पूरी बहस का मुख्य बिंदु है। अब तमाम आंकड़े देश में घूम रहे हैं। वैसे तो जो नाम सामने आए हैं, आपने टेलीविज़न पे देखे होंगे, वेबसाइट पे देखे होंगे, तमाम कंपनियों के नाम है, लेकिन दो बड़ी कंपनियों के सीधे नाम नहीं है जिन पर सबसे ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर के कांग्रेस और दूसरी तमाम पार्टियां जिन दो बड़े घरानों को लेकर के कहती हैं, उनका नाम नहीं है। तो क्या मान लिया जाए? उन्होंने चंदा ही नहीं दिया। उनका देश की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो इलेक्शन होते हैं या राजनीतिक दल है, उनको उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। ये तथ्य मान सकता कोई? बताइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन बॉन्ड के जरिए ही पैसा दिया जा रहा था। इलेक्शन बॉन्ड तो लाया गया था कि जो लोग व्हाइट मनी का इस्तेमाल करके पारदर्शिता के साथ देते हैं, उनके लिए ये लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा साफ संदेश दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव बॉन्ड से जुड़े इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहता है। इसलिए एसबीआई के पास अब कोई विकल्प नहीं है। एसबीआई के पास विकल्प है कि वो 18 मार्च से पहले या तो सारे जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं बॉन्ड के, जिससे उस बॉन्ड की ये पहचान हो सकती है कि उसको ए या बी या सी ने खरीदा, और फिर वही नंबर जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एनकैश कराया है उसके साथ मैच करना पड़ेगा। यानी कि दो सूची चाहिए होगी, उस सूची में उधर भी एक बॉन्ड का नंबर चाहिए और इधर भी बॉन्ड का नंबर, फिर आसान हो जाएगा। फिर तो दूध का दूध पानी का पानी, और सारे नतीजे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब 18 मार्च तक एसबीआई नहीं देता है, वो कोई कारण ऐसा बताता है जैसा पिछली बार सालवे साहब कह रहे थे। अब इस बात की संभावना कम है कि एसबीआई फिर अब कोई नया पैतरा सामने लेकर आएगा। लेकिन लीगल ऑब्जर्वर की इसमें एक राय है, वो ये है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को, चुनाव बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तब तक राजनीतिक पार्टियों ने जो भी चुनाव बॉन्ड के जरिए चंदा लिया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, वो उसकी जानकारी स्वयं सुप्रीम कोर्ट को दे दे या इलेक्शन कमीशन को दे दे। इसमें क्या बुराई है भाई? अब जानकारी एसबीआई से मिले या राजनीतिक पार्टियों से मिले, इसमें क्या दिक्कत? मुझे तो लगता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले खुद राजनीतिक पार्टियों को सामने आकर वो जानकारी दे देनी चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि आप इस सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं, और बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।